नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास दोस्तों लाइव नहीं है, किसी कारणवश आज लाइव संभव नहीं हो पाया तो हमने इसको प्रीमायर कर दिया है। तो आप अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट करिएगा और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, उनको हम शामिल करते हैं अपने टेस्ट में। कल से हम कोशिश करेंगे कि GK और हिंदी को साथ साथ में कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहें कमेंट्स में। चलिए, भाषा लिखने के लिए उपयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लिपि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालु से बोली जाती है। तालव्य ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर तो देखिए सा है ना, शा। बोल के देखो आप, तालव्य ध्वनि तालु से इसकी आवाज निकलती है, जीभ तालु से टकराती। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द देवता शब्द का इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, देव, अमर, सुर, सुधाकर नहीं होता है ना। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर अलग, मतलब अलग आंसर है वो। क्वेश्चन 5 है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो विनीत और नम्रता लगभग समान शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। जो अनुचित है मतलब उचित नहीं है ना, एक तरह से अलग है बिल्कुल, उसको पहचानना है हमें। तो लव्य का अलव्य, शेष का अशेष, शीर्ष का तल, शिष्ट का परिशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट होता है ना। तो यही हमारा अनुचित जोड़ा हो जाएगा। शिष्ट का अशिष्ट होता, परिशिष्ट नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखेंगे। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से करना है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग आंसर करिएगा इसका, क्योंकि प्रीमायर चल रहा है तो आप लोग आंसर इसके कर सकते हैं। चलिए जल्दी से करिए। तो देखिए, सजा जब हो गई तो मृत्युदंड मत लगाओ, और मृत्युदंड जब लगा दिया तो सजा मत लगाओ। तो ये दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आते हैं। राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, है ना। सजा और मृत्युदंड, अरे मृत्युदंड भी तो एक सजा ही है ना। तो दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। तो सजा दी ये शब्द अनुपयुक्त है, ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द हमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो प्रबंधकत्री हो जाएगा यहाँ पर, प्रबंधकत्री। राइट आंसर सी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है, बाकी में रेखांक शब्द में वचन बदलो, है ना। गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, ये वाक्य ऐसे होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, ये बिल्कुल ऐसे ठीक होगा। ठीक है ना। तो एक वचन में था, इसको हमें बहुवचन में बदलना पड़ेगा, तब वाक्य ये ठीक होगा। बात क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 11 है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है आप, है ना। आपको क्या है, इसने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका हमें राइट आंसर करना है। तो आप क्या है? संज्ञा नहीं है ना, संज्ञा नहीं है ये, तो संज्ञा को कट करेंगे। विशेषण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, सर्वनाम है। राइट आंसर सी, आप, तुम, है ना। ये है, वह, कोई, कुछ, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। चलो 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। तो आसमान, देखिए नीला क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। आसमान क्या है? विशेष से है। सीधी बात है सर,
विशेष क्या है यहाँ पर, आसमान हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी होगा यहाँ पर, 12 का राइट आंसर सी। विशेष और विशेषण तो आप जानते हैं ना, कर्ता को ही विशेष कहा जाता है, कर्ता को ही विशेष कहा जाता है, और कर्ता जिसकी पहचान बता रहा होता है उसको विशेषण कहा जाता है। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, चला नहीं जाता, हंसा नहीं, रोया नहीं जाता, ये सारे वाक्य जो होते हैं ये भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। ये किसके उदाहरण होते हैं? भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। डी आंसर इसके लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खिलौना शब्द का मूल शब्द है डैश और प्रत्यय डैश, मतलब अब हमें क्या करना है कि दोनों जगह जो खाली स्थान है उसको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल, खिलौना का मूल शब्द खेल हो गया, चलो। और प्रत्यय ओना, प्रत्यय क्या है? खिलौना। अरे खेल में ओना लगाएंगे तभी तो खिलौना बनेगा ना, तो सही बात है, ये बी वाला आंसर हो जाएगा इसके लिए, है ना। खेल में ओना जोड़ दोगे तो हो जाएगा खिलौना, है ना। और जब दोनों को अलग अलग तोड़ोगे प्रत्यय में और मूल शब्द में, तो खेल मूल शब्द बच जाएगा और ओना आपका प्रत्यय बच जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। पारा ना उतरना, तो पारा ना उतरना मतलब अशांत होना, मतलब गुस्सा शांत नहीं होना, इसका मतलब होता है पारा ना उतरना। सी आंसर इसके लिए एकदम ठीक आंसर है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ से, इनको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, 20 क्वेश्चन से आ जाते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसको माना जाता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। गद्य का मतलब समझते, देखिए 2 तरह के काव्य हमारे यहाँ पे, 2 तरह की रचना हमारे यहाँ पे बहुत चले थे, एक गद्य और एक पद्य। पद्य का मतलब होता है पोइट्री फॉर्म और गद्य का मतलब होता है स्टोरी फॉर्म। बात क्लियर हो जाती है। पद्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पद्य का मतलब जैसे कोई कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, ये सारे पद्य की फॉर्म है ना। कोई कविता है वो पद्य की फॉर्म। महादेवी वर्मा ने ज़्यादातर जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो पद्य की फॉर्म में लिखी, मतलब कविता के तौर पे। जगनिक थे, है ना, तो जगनिक ने आला के फॉर्म में लिखा है, कविता के फॉर्म में लिखा है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है गद्य का, जहाँ से शुभारंभ हुआ था, बात वो की जा रही है आप लोगों से, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग को हम गद्य का सर्वप्रथम युग मानते हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। इसका जो समय काल माना जाता है बच्चों, ध्यान देना, 1900 से 1918 के बीच में माना जाता है, ठीक है। फिर गद्य भारतेंदु युग चला था, फिर द्विवेदी युग आ गया, फिर आ गया शुक्ल युग, प्रेमचंद कोई युग नहीं था, फिर छायावादी युग आ गया था। मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे युग चले थे, और ये सारे युग जो थे वो आधुनिक काल में चले थे। कब चले थे? आधुनिक काल में चले थे। आधुनिक काल का समय तो आपको पता होगा, 1850 से 1900 तक हमारा जो था वो आधुनिक काल चला था। उससे पहले भक्ति काल, फिर आदि काल, वीरगाथा काल, ये सब हमारे पीछे से, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते होंगे अगर आपने क्लासें मेरी ली होंगी तो। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। सतसई के लेखक कौन है ना। तो सतसई किसने लिखा है? 21 का राइट आंसर बिहारी लाल ने लिखा है। बिहारी सतसई, मूल शब्द ये है कि बिहारी सतसई किसने लिखा है? तो बिहारी लाल ने लिखा है ये, ठीक है ना। बस एक ही रचना करी है इन्होंने, बिहारी सतसई, और अमर हो गए बस इस रचना को करने के बाद। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देखिए कितना डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है, तो हिंदी का, लेकिन ऐसा लग रहा है जीके का क्वेश्चन हुई है, ऐसा लग रहा है जीके का क्वेश्चन हुई है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए दिया गया था सर? हिम तरंगिणी, एक इनकी रचना थी हिम तरंगिणी, ठीक है ना, याद रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है भैया। हिम तरंगिणी रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की, उनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए दिया गया था। बात क्लियर? चलो 23 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये रचना लिखी किसने है? अरे कितनी नावों में कितनी बार ये रचना लिखी किसने? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम बताएंगे कि इस रचना को पुरस्कार कौन सा मिला है।
23 क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। तो इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये रचना 1978 में आई थी। कब आई थी? 1978 में, ठीक है ना। किसने लिखा था इसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। आप सिर्फ अगे याद रख लेना। किसने लिखा था इसको? अगे ने लिखा था सर, ठीक है। बात क्लियर हो जाती, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। चलो, कौन सा पुरस्कार मिला था सर? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। कितनी नावें कितनी बार, किसने लिखा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे 1978 में। कब लिखा था? 1978 में। बात क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं। चलो, 24 क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्यों विकल्पों में से अशुद्ध शब्द को छांटना है, ठीक है ना। तो अशुद्ध कौन सा लग रहा है आपको? जो अशुद्ध लग रहा है वो देखिए। उपयुक्त बिल्कुल ठीक है, उपरयुक्त होता है वैसे। पूजनीय बिल्कुल ठीक है, महीना बिल्कुल ठीक है। व्यंग गलत है बच्चा, व्यंग जो है वो गलत शब्द है यहाँ पर, ठीक है ना, व्यंग, ठीक है। तो ये व्यंग कैसे लिखा जाता है सर? तो बताइए सही कैसे लिखा जाएगा। चलो सही लिख के देखते हैं व्यंग को कैसे लिखा जाएगा। तो आधा वा या अंकी बिंदी आधा गा और या, ये व्यंग सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला व्यंग ठीक है, तो ये गलत है इसका मतलब, तो बी आंसर राइट है हमारा। खाली स्थान की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पर 25 क्वेश्चन पे। तो देखिए, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। क्या हुआ? प्रचलन। तो राइट आंसर भी हो जाएगा इसके लिए, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रचलन शब्द इसके लिए आ जाएगा, ठीक। तो 25 क्वेश्चन दोस्तों हम जो अपनी क्लासेस टारगेट कर रहे हैं वो एसएससी जीडी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी को टारगेट करके अपनी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। कल से कोशिश करेंगे लाइव, तो जैसे अपनी क्लासेस चली रही हैं लाइव, है ना। आज थोड़ी व्यस्तता के कारण आप लोगों के साथ प्रीमायर लगाना पड़ा। कल से हम जीके और हिंदी को साथ साथ करने का प्रयास